दोस्तों, आम जिंदगी में जिन्नात को कहानियों की हद तक ही तस्वर किया जाता है, लेकिन हकायक इसके बरक्स है। जिन्नात हमारी जिंदगी में हमारे साथ ही रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं, खसूसन बंद घरों में, छतों पर, वीरानों में या फिर दरख्तों पर। उन्हें जहां भी जो जगह मिल जाए वो वहीं अपना बसेरा डाल देते हैं, चाहे वो किसी का घर हो या फिर दरख्त ही क्यों ना हो। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी ही नौयत पर मुश्तमिल है। घर के आंगन में मौजूद पुराना नारियल का दरख्त उन घर वालों के लिए कैसे वबाले जान बना, आइए जानते हैं इस कहानी में। अरे कोमल आपी, देखे ना, मैं कब से बैठे बैठे थक गई हूँ। आप न जाने और कितनी देर तक खुद को उपटन लगाएंगी। राबिया के लहजे में उकताहट साफ और वाज़ेह थी। शायद वो पिछले कई घंटों से अपनी बहन को उपटन लगाए जा रही थी। शायद इसी हालत में काफी देर से बैठे हुए वो अजीब सी घुटन और उकताहट का शिकार हो गई थी। अरे ओ नास बेटी, तुझे पता भी है कि लड़कियां अपनी शादी पर कितने जतन करती हैं, और एक तुम हो कि जिसे उपटन जैसी मेहंदी से उलझन होती है। उपटन को साफ करते हुए कोमल ने बड़ी खफकी से राबिया को देखा। और नहीं तो क्या, रात के 3 बज रहे हैं और एक आप है कि आपका उपटन से दिल ही नहीं भर रहा। अगर आप इसी तरह जागती रही तो रुखसती वाले दिन दुल्हन कम और चुड़ैल ज्यादा लगेगी। राबिया ने खिलखिलाती हुई आवाज में कोमल को जिच किया। अरे भाई, अच्छा, मैं मानती हूँ कि मेरी शादी पर तूने बहुत काम किया है। जब तेरा वक्त आएगा तो हम भी ये एहसान उतार देंगे। कोमल ने राबिया के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। चलो अच्छा, अब तुम उठो और सो जाओ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर राबिया वहां से उठी और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, जबकि कोमल अपनी चीजें समेटने लगी। दिन भर घर में शादी के काम और घर में आए हुए मेहमानों की वजह से कोमल का भी थकन के मारे बुरा हाल था। मगर वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसके मोबाइल की बेल बजी। उसने फौरन ही हड़बड़ाकर मोबाइल की जानिब देखा, मगर ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके मंगेतर अहमद की थी। जी तो जनाब, क्या हो रहा है? फोन की दूसरी तरफ से एक शरारती सी आवाज कोमल के कानों से टकराई। देखो अहमद, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे भी 1-2 दिन तक हमारी बारात है, और वैसे भी शादी के बाद मैंने तुम्हारे पास ही आना है। अब मुझे मजीद तंग मत करो और सोने दो। कोमल ने इतराई हुई आवाज में जवाब दिया, मगर अहमद कहाँ फोन बंद करने वाला था। थोड़ी ही देर में उन दोनों की खत्म न होने वाली बातें शुरू हो गई। वो दोनों काफी देर तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर अचानक कोमल के गले में जैसे कोई चीज अटक गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। अरे कोमल, क्या हुआ तुम्हें? मेरे ख्याल में तुम्हें खांसी आ गई है। चलो उठो और पानी पी लो, अहमद ने जरा फिक्रमंद होते हुए कहा। और कोमल ने खांसते हुए साइड पर रखे हुए पानी के जग की तरफ देखा, जो कि शायद खाली था। यार अहमद, तुम जरा रुको, मैं किचन से पानी लेकर अभी आती हूँ। कोमल ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और किचन में पानी भरने चली गई। वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो हर तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में नींद के मजे लूट रहे थे। शदीद सर्दी और धुंध ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में लिया हुआ था। राहदारी से गुजरते हुए उसने सहन में एक नजर दौड़ाई, जहां पर एक पुराना नारियल का दरख्त था। तेज हवा की वजह से हिलते हुए पत्तों की आवाज ने कोमल के दिल को एक अजीब सा धड़का लगा दिया। न जाने उसे क्यों खौफ सा महसूस होने लगा। खौफ के मारे वो तेजी से किचन की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर ही सांस लिया। खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे जिस्म में सरायत कर चुकी थी। उसने जल्दी से जग में पानी भरा और वापस आने के लिए मुड़ी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ किचन का दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया और कोमल के हाथ से जग छूटकर जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली, जिसने इस घर के तमाम वासियों को नींद से जगा दिया। अम्मी, अब्बू, कोमल आपी घर पर नहीं है। राबिया की चीखती हुई आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। तमाम घर वालों ने मिलकर कोमल को खूब ढूंढा, मगर उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। कोमल की माँ आंसू बहाए जा रही थी, जबकि उसके भाई और बाप
बड़े गुस्से में थे। मैं कहती थी ना, ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी। कोमल की चची ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। शायद इस परेशानी भरे माहौल में उसने इस जलती पर तेल डालना जरूरी समझा था। जाओ बाहर जाकर उसे ढूंढो, जरा देखो तो सही उसने हमारे मुंह पर कैसा कालक मला है। सलीम ने अपने बेटे शबीर को आवाज देते हुए कहा, जबकि उधर कोमल की मां को सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देने लगा। आखिर घर में इतने मेहमान, वो सबको क्या जवाब देंगे? उनकी तो पूरे खानदान में नाक ही कट जाएगी। ये सोच सोच कर कोमल की मां अंदर ही अंदर से मरे जा रही थी। अगली सुबह ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि कोमल कल रात ही अपने घर से कहीं भाग गई है, और उधर अहमद भी अपनी मां समेत उनके घर पहुंच गया था। वो भी इस बात को मानने से इनकारी था कि कोमल घर से भागी है, क्योंकि जब वो किचन में पानी लेने गई तो अहमद उससे बात ही कर रहा था, क्योंकि कल रात जब वो किचन से पानी लेने गई तो वो अहमद से ही बात कर रही थी। किसी को कुछ भी मालूम ना हो रहा था कि आखिर कोमल कहाँ चली गई। कोमल का भाई उसकी जिन जिन सहेलियों को जानता था उन सब के घर जाकर भी पता किया, मगर किसी को भी कोमल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। सुबह से शाम होने को आई थी, मगर वो अब तक कोमल का कोई भी सुराग न ढूंढ पाए थे। अहमद बेटा, क्या कोमल का तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? कोमल की मां ने सवालिया नजरों से अहमद की जानिब देखते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। बस वो मैं उससे बात कर रहा था कि अचानक से उसे खांसी का दौरा पड़ा और वो किचन में पानी लेने चली गई थी। उसके बाद मेरे कानों में भी कोमल की एक चीख सुनाई दी। नहीं, मेरी कोमल ऐसे नहीं हो सकती, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और उधर कोमल की चची अभी तक जलती पर तेल डालने का काम कर रही थी। अरे भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई लड़की घर से खुद ब खुद ही गायब हो जाए? जरूर उसका कोई चक्कर होगा, इसीलिए तो घर से भागी है। खुदा के लिए आलिया बहन चुप कर जाएं। आपको तो मेरी बेटी से खुदा वास्ते का बैर है। कोई भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भागता। रुपया, पैसा, जेवर और उसका फोन भी घर में ही मौजूद है। यहाँ तक कि उसकी चप्पल भी किचन में पड़ी हुई है। आप हैं कि बातें बनाने से बाज नहीं आ रही। कोमल की मां ने अपनी देवरानी को चुप कराते हुए कहा। अच्छा, तो क्या जिनबूत उठा कर ले गए हैं उसे? उसने फिर से अपनी तेवरी चढ़ाई और कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह कोमल के वालिद और भाई पूरे शहर में उसकी तलाश करते रहे, मगर अपनी इज्जत के डर से थाने में रिपोर्ट दर्ज न कराई। सलीम साहब न जाने कब से सड़कों पर पागलों की तरह अपनी बेटी को तलाश कर रहे थे। मैं घर जाकर क्या बताऊंगा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल गया। वो बेबसी से कहते हुए फुटपाथ के किनारे बैठ गए। अब वो खुद को संभालें, कोमल अभी जरूर मिल जाएगी। सलीम साहब के बेटे शबीर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, और दोनों बाप बेटा गहरे सदमे में डूब गए। मेरे बच्चों, परेशान ना हो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। अचानक ही किसी की आवाज सलीम साहब और शबीर के कानों से टकराई। उन्होंने जैसे ही अपना सर ऊपर की जानिब उठाकर देखा तो इन्हें एक सफेद और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। घनी दाढ़ी, सफेद बाल और कंधों पर रुमाल डाले हुए वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उन दोनों की जानिब देख रहे थे। आप कौन? सलीम साहब ने बड़ी हैरत से उनकी जानिब देखते हुए कहा। जनाब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। देखें बुजुर्गवार, आप जो कोई भी हैं, हमें परेशान मत करें। हमारी बेटी की शादी थी। इतना कहकर सलीम साहब ने फिर से अपना सर नीचे की जानिब झुका दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी थी और वो अचानक ही घर से कहीं गायब हो गई है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सलीम साहब की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। आप कैसे जानते हैं? क्या मेरी बेटी आपके पास है? आपको खुदा का वास्ता, कल मेरी बेटी की शादी है, हमारी मदद करें। इतना कहकर सलीम साहब ने अपने दोनों हाथ उस बुजुर्ग के सामने जोड़ दिए। देखो बच्चा, फिक्र ना करो, रब ने चाहा तो बेहतर ही होगा। मेरा नाम वली बाबा है और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी को जिन्नात के कब्जे से सही सलामत वापस ले आऊं।
क्या क्या कहा? मेरी बेटी को जिन्नात उठा कर ले गए हैं? सलीम साहब ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जी हाँ, आपकी बेटी को जिन्नात ही उठा कर ले गए हैं। मैं यहाँ आपके पड़ोस में रहता हूँ और मुझे अपने जराए से ये मालूम हुआ है कि आपकी लड़की अचानक से कहीं खुद ब खुद ही गायब हो गई है। जरूर ये जिन्नात का ही काम है। सबसे पहले तो मैं आपका घर देखना चाहूंगा ताकि आपकी बेटी को ढूंढने में आप लोगों की मदद कर सकूं। थोड़ी ही देर बाद वो तीनों सलीम साहब के घर आ पहुंचे। घर आते ही वली बाबा ने सलीम साहब के घर में नजर दौड़ाई और नारियल की दरख्त की तरफ देखने लगे। वो बड़ी पुरस्रार निगाहों से मुसलसल उस दरख्त की जानिब देखे जा रहे थे। फिर वो चलते हुए किचन की जानिब बढ़े और किचन की दहलीज पर जाकर रुक गए। उन्हें देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गुज़िश्ता रात होने वाला वाकया उनकी आंखों के सामने गुजर रहा हो। वो इशारे इशारे से सलीम साहब को सारी बात समझा रहे थे। देखे सलीम साहब, वो कल रात अपने कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरती हुई किचन में जा पहुंची थी। जब वो नारियल के दरख्त के पास से गुजरी तो उसके ऊपर बैठे हुए जिन्नात ने फिजा में उपटन की खुशबू महसूस कर ली और कोमल की तरफ मुतवज्जा हुए। उनकी नजरों के असर की वजह से कोमल खौफजदा होने लगी और किचन में दाखिल हो गई, जबकि वो शरीर जिन्नात भी उसके पीछे पीछे किचन में चले गए ताकि उसे मजीद खौफजदा कर सकें। इतनी रात गए तन्हाई में जिन्नात को अपने सामने पाकर कोमल ने एक जोरदार चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई, जबकि वो जिन्नात उसे उठाकर अपने साथ ले गए। इसीलिए ही कहते हैं कि दुल्हा हो या दुल्हन, उनको अपने साथ माचिस या फिर छुरी रखनी चाहिए। इतना कहकर वली बाबा खामोश हो गए, जबकि सलीम साहब परेशानी भरी नजरों से उनकी जानिब देखने लगे। अरे वली बाबा, अब क्या होगा? क्या मेरी कोमल वापस आ पाएगी या नहीं? घर में मौजूद सभी लोग वली बाबा को इल्तिजाया नजरों से देख रहे थे। मेरे बच्चों, फिक्र ना करो, मैं आज रात इस नारियल के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाई करूंगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो जिन्नात उसे खुद ही वापस छोड़ जाएंगे। नाउमीदी से बचाने के लिए जितना कहना जरूरी था वली बाबा ने सलीम साहब के घर वालों को कह दिया। लेकिन नाउमीदी कुफ्र है। आप लोग अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह जरूर बेहतरी होगी। वादे के मुताबिक रात होते ही वली बाबा सलीम साहब के घर आ पहुंचे और नारियल के दरख्त के नीचे बैठकर कलाम इलाही पढ़ने लगे। वो जैसे जैसे कलाम पढ़े जा रहे थे, नारियल के दरख्त पर कोई दिया सा जलने लगा और देखते ही देखते उसकी रोशनी तेज होने लगी। जैसे जैसे वली बाबा की आवाज तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे वो रोशनी भी तेज होती जा रही थी। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सलीम साहब का पूरा घर किसी तेज सुनहरी रोशनी से जगमगा गया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि खिड़की से झांकती हुई कोमल की चची की आंखें चुंधिया गई। वो तो अपने दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि आखिरकार कोमल से जान छूटी, मगर जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो रोशनी छट चुकी थी और कोमल ऊंधे मुंह बिल्कुल नारियल के दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी। शायद वो जिन्नात उसे वापस छोड़कर जा चुके थे। इससे पहले कि वो सब लोग आगे बढ़कर उसे उठाते, कोमल की चची बुरी आवाज से रोने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। मुझे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो जोर से चीखी और जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी। और उधर कोमल को होश आ गया। शायद ये कोमल की चची की ही कारस्तानी थी, जिसने मुख्तलिफ तरीके के तावीज गंडे करके कोमल पर जिन्नात मुसल्लत करवाए थे। और अब ये हुआ कि वली बाबा के अमल से वो जिन्नात कोमल की जान छोड़कर उसकी चची पर हावी हो गए थे। वो जमीन पर गिरी हुई किसी मछली की तरह तड़प रही थी, जबकि उधर कोमल बाहोशो हवास सही सलामत खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। इस वाकये के बाद उन सब लोगों की जिंदगी ऐसे बदल गई कि उन सब ने एक दूसरे की बदखाही छोड़ दी और खुदा ताला की इबादत में मशगूल रहने लगे। खासकर कोमल की चची की जिंदगी, वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसके माथे पर एक गहरा काला निशान पड़ गया था, जिसने उससे उसका तमाम हुस्न जमाल छीन लिया और उसके चेहरे की रौनक भी कहीं खो गई। जबकि कोमल बड़ी धूमधाम के साथ
पिया घर सुधार गई। कोमल की चची अपनी नफरत के बायस हमेशा हमेशा के लिए अपनी बिनाई खो चुकी थी। वो सच ही कहते हैं ना कि बुरे का बुरा ही नतीजा निकलता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।